85% और 15% का रेशियो उन्होंने जारी किया है कि हम 85% में एंट्रेंस लेंगे, 15% में इंटरव्यू लेंगे। हमारा ये सवाल है 85% में या इंटरव्यू में कौन छात्र इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, कौन छात्र बड़े बड़े स्टीफन में, अभी तक का पुराने इतिहास देख लो, गरीब एक भी बच्चा नहीं पहुंच पाया। सरकारी स्कूल का किसी एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मिरांडा हाउस हो, स्टीफन हो, हंसराज हो, दौलत राम हो, ये हिंदू कॉलेज हो, इतने बड़े बड़े नामी जो कॉलेजेस हैं उसमें 80% तक तो कट ऑफ आती ही नहीं है। और 80% लाने वाले छात्र कौन से हैं? 80% सरकारी स्कूल से अगर हमारे आ जाए ना, प्रिंसिपल के बगल में, ऑफिस के बगल में हमारा फोटो लग जाता है कि ये टॉपर है हमारे स्कूल का। लेकिन टॉपर हम किस चीज़ के रह गए जब यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं हो पाया। कि आज हम मंगल ग्रह में पानी ढूंढने के लिए जाने को बहुत बड़ी क्षमता रखता है हमारा भारत देश, कह सकते हैं हमारा देश महान है, लेकिन बस्ती में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन लड़कियों की छेड़छाड़ जैसी माहौल में वो पानी भरने के बाद भी पढ़ने की इच्छा रखती हैं, उसके बाद होता क्या है। समय मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे। यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। बच्चे किस तरीके से शिक्षा को लेके सचेत हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी से अपील कर रहे हैं कि नए कॉलेज खोले जाएं, जिस तरीके से शिक्षा का, कॉलेजों का निजीकरण हो रहा है, उसको लेके यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, कैसे एकजुट हुए हैं और कॉलेज प्रशासन या केंद्र सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। लगातार शिक्षा पे जो प्रहार हो रहा है वो काफ़ी भयानक है। सोचिए, शिक्षा को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और सपना दिखाया जा रहा है उज्जवल भविष्य का। उन्हीं उज्जवल भविष्य की आड़ में इन छात्रों का जो है भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। और हम छात्रों से बातचीत करेंगे, पूरा मसला क्या है, आपने क्यों प्रोटेस्ट कॉल जारी किया है। ये प्रोटेस्ट पहले भी हमने किया है कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का जब डिसीजन है कि सभी का एडमिशन, जो नए एडमिशन होंगे वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से, यानी कि एक कॉमन एडमिशन पॉलिसी से होंगे, उसके बावजूद स्टीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन अड़ा हुआ है, तुला हुआ है बेशर्मी के साथ कि वो अपना 15% इंटरव्यू को वेटेज देने की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहता है, अपनी एलिटिस्ट पॉलिसी को, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहता है। उसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिजात वर्ग की तथाकथित योग्यता बचाने के बजाय समता मूलक दाखिला प्रक्रिया लागू करें। आप ये लाइन क्यों लेकर आए हैं? ये इसलिए है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि शिक्षा में बहुत बड़ा भेदभाव है, बहुत ज़्यादा गैर बराबरी है। ये इसलिए दिखाई देती है कि एक तरफ एक ही देश में, और अगर शहर दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पे शिक्षा में जिस तरीके की दोहरी शिक्षा नीति हमें दिखने को मिलती है कि जो गरीब छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूल से वंचित होकर के सरकारी स्कूल में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी फीस देने के लिए औकात नहीं है, क्योंकि उसी के पापा मम्मी अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि अपने परिवार वाले को अच्छे से वहाँ पर 3,000 का किराया दे के पढ़ा भी पाए। बहुत मुश्किल से उनके लिए खाने के लिए मुश्किल हो जाती है बस्ती जैसे इलाके में। और अगर वो फिर भी पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा लड़ झगड़ करके 12वीं पास करके रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर करता है। अगर वो लेने के लिए, दाखिला के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भरता है, उसके लिए भी 700 रुपये फ़ीस चाहिए। एडमिशन लेने के लिए 700 रुपये फ़ीस सिर्फ फॉर्म की है। एंट्री में अगर आप लेंगे तो 10,000, 12,000, 15,000, यहाँ तक कि अब तो रेगुलर कॉलेज में जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस भी लगातार बढ़ाई जा रही है। तो वो हमें साफ नज़र आता है कि कौन छात्र हैं जो उसमें एडमिशन ले पाएंगे जिसके पास उसकी फ़ीस देने की हैसियत होगी। सर, आप क्यों एकजुट हुए हैं यहाँ पर? देखिए, हम यहाँ पे इसलिए एकजुट हुए क्योंकि लगातार स्टीफेंस कॉलेज में जो एक दोहरी व्यवस्था लाई जा रही है, जो इंटरव्यू के सहारे जो समाज के हाशिए से आए छात्रों को साजिशन बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, हम उस मुद्दे को लेकर आए हैं। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ एक जो व्यापक प्रश्न है, जो प्रश्न है समाज के बहुसंख्यक हिस्से का, समाज के दलित पिछड़े हिस्से का, जहाँ का युवा जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाता। ये जो यूनिवर्सिटी हम देख रहे हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी में समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा पहुंच पा रहा है? क्या गरीब यहाँ पहुंच पा रहा है? क्या मजदूर यहाँ पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आज भी उसे सीटें नहीं मिलती। क्योंकि जब बच्चे 3 लाख बच्चे दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं, वो चाहते हैं दाखिला लेना, यानी हमारे यहाँ 12वीं पास करने वाले 3 लाख बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था उन्हें पढ़ने नहीं देती इस नाम पे कि सीट नहीं है। पहले कट ऑफ होता था, कट ऑफ के माध्यम से बच्चे करते थे। अभी कहा गया कि CUET आएगा, एंट्रेंस आएगा, बराबर का मौका मिलेगा। लेकिन मौका कितनों को मिलेगा? मौका तो उन्हीं 60,000 लोगों को मिलेगा। छटेंगे तो तब भी 2,40,000। इसीलिए हम कह रहे हैं जो हमारी जो बड़ी मांग है
जो स्टिफेंस के मांग के साथ साथ कि नए कॉलेज खोले जाएं, नए स्कूल खोले जाएं और साथ ही साथ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं जो मूलतः समाज के गरीब परिवारों से आते हैं, दलित परिवारों से आते हैं, मजदूर परिवारों से आते हैं, उन्हें दाखिले में प्राथमिकता दी जाए, उन्हें 20% का डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाए। तो इस मांग के साथ कि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या कोर्स में? मैं अभी हिंदी में रिसर्च करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पढ़ पाया हूँ इसलिए क्योंकि हमें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, लेकिन हम किस तरह से जो शिक्षा है उसको व्यापक जनता तक पहुँचा पाए। हम कहते हैं हमारा देश महान है। महान कैसे होगा जब इस देश में व्यापक तौर पे छात्र जो है शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहेंगे। हायर एजुकेशन में आप कास्टिज्म को कैसे देखते हैं? कि हम ये कह रहे हैं कि जो समाज में अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, इग्नू है, वहाँ पे देखिए पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे कौन से हिस्से से आते हैं? समाज के वंचित हिस्से से, जो दलित हिस्से से आते हैं, SC/ST से आते हैं। आप देखें बीते 10 सालों में जो इग्नू में SC स्टूडेंट की संख्या 260% बढ़ी है और ST स्टूडेंट की संख्या 180% बढ़ी है। यानी कॉरेस्पोंडेंस मोड में छात्रों की संख्या बढ़ी है, दलित छात्रों की, बहुजन छात्रों की। इसका मतलब यह है कि यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें दाखिला नहीं मिला है, इसलिए वो वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। तो क्या ये यूनिवर्सिटी सिर्फ समाज के अभिजात हिस्से के लिए है? क्या यूनिवर्सिटी देश के अमीरों के लिए है, या इस यूनिवर्सिटी को हम जैसे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए बना पाएंगे? और उसके लिए हमें नए कॉलेज खोलने होंगे, सीटें खोलनी होंगी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। लास्ट टाइम हमने जब स्टीफेंस कॉलेज के सामने ये प्रोटेस्ट किया तो स्टीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन इस हद तक अनडेमोक्रेटिक है, इस हद तक स्टीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को इस एजुकेशन सिस्टम के बाहर का समझ रखा है कि हम मेमोरेंडम तक लेने से एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था। आज जहां पर हमारी शिक्षा नीति यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी दिशा ये होनी चाहिए थी कि जो हाशिए के समुदाय से छात्र आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आते हैं, उनके लिए एडमिशन प्रोसेस, उनके लिए शिक्षा नीति और ज़्यादा छात्र सुलभ होने की ज़रूरत थी, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव होने की ज़रूरत थी, और ज़्यादा कॉलेज खोले जाने की ज़रूरत थी। इवनिंग मोड में जितने भी हमारे कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी में, सब में इवनिंग मोड में क्लासेस खोले जाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर लगातार केवल छंटनी की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, केवल ये लगातार सुनिश्चित किया जाता है इस तरीके की इंटरव्यू की वेटेज पॉलिसीज़ को बरकरार रखते हुए। साफ सी मंशा ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स भूले भटके किसी तरह से अपने स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाते हैं, वो किसी भी तरीके से ना पहुँच पाएँ, और केवल जो अमीरों के बच्चे बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से आते हैं, केवल वो ही इस तरीके की छंटनी प्रक्रिया के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर स्टीफेंस कॉलेज जैसे एलीट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाएँ। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एक्सक्लूजनरी है, ये एलिटिस्ट है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। तो सबसे पहले तो ये डिमांड हम लेते हुए हमने यहाँ पर आज की प्रोटेस्ट रैली की है कि ये डिसीजन सेंट स्टीफेंस कॉलेज का कि वो ये डिस्क्रिमिनेटरी इंटरव्यू वेटेज पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टूडेंट्स की डिमांड है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब कुछ कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस और इवनिंग बैच चल सकते हैं, तो सभी कॉलेजेस में क्यों नहीं इवनिंग क्लासेस, इवनिंग बैच शुरू किए जाते, ताकि और ज़्यादा छात्रों को एडमिशन मिल सके, और ज़्यादा छात्रों को पब्लिक फंडेड रेगुलर फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन का उन्हें फ़ायदा मिल सके, उन्हें हक मिल सके। उसके अलावा नए कॉलेज खोले जाएँ और जो गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आते हैं उन्हें 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले एडमिशन लेते समय यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वही हिस्सा है हमारे समाज का जिसको पब्लिक फंडेड एजुकेशन, फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसे सबसे ज़्यादा समय तक उससे बेदखल किया गया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उसी तरीके से आज तक लाखों लाख एकलव्य जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं उन्हें लगातार इनफॉर्मल मोड, SOL, डिस्टेंस लर्निंग में, जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं, प्राइवेट मोड में चलते हैं, उनमें ढकेला जाता है जानबूझकर, ताकि वो इस समाज में सस्ते मजदूर बनने के लिए मजबूर हों, ताकि उन्हें बराबर की शिक्षा ना मिल पाए, ताकि समाज में आगे बढ़ पाने की, बराबरी का सपना देख पाने का उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो मर जाएं। तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जायज़ मांग है, बुनियादी मांग है, डेमोक्रेटिक मांग है हमारी कि एजुकेशन की जो दिशा है, दिशा है, वो और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा इक्वल होने की ज़रूरत है। और उसके लिए बहुत बुनियादी मांगें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी हैं कि ये वेटेज पॉलिसी जो इंटरव्यू की है स्टीफेंस कॉलेज को तुरंत ख़त्म किया जाए, सभी कॉलेजेस को इवनिंग मोड में चालू किया जाए नए सत्र से, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके। और जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका पहला अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पर, जिनका पहला अधिकार होना चाहिए पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन पर, उन्हें 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दीजिए ताकि उन्हें थोड़ी आसानी हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाने के लिए।
गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम एजुकेशन लोन देंगे, इस तरीके का प्रावधान जारी कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन सीधा पॉलिसी। सवाल है कि आप लोन का बहाना करके कितने छात्रों को लोन दे देंगे, आप लोन का बहाना करके कितने गरीब छात्रों को शिक्षा तक पहुंचा देंगे। हमारा मानना है जैसे कि इसमें भी समतामूलक दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाए। समतामूलक मतलब एक तरीके से समान शिक्षा लागू किया जाए, जिसमें एजुकेशन में लोन देने की बात ही खत्म हो जाएगी। किसी को एससी का हो गया, ओबीसी का हो गया या एसटी का हो गया या किसी भी गरीब तबके से आने वाले छात्रों का, उनको सीट रिजर्व करने की बात ही खत्म हो जाएगी। सबको जब एजुकेशन ही मिली जाएगी। हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत होती है। 12वीं में जो छात्र है, जो 12वीं पास करने के बाद जो उनके आंकड़े निकलते हैं कि बहुत संख्या में बच्चों ने 12वीं पास किया, लेकिन होता क्या है, बिल्कुल रेशियो गिर जाता है, दाखिला हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे लाखों 3-3 लाखों की 4-4 लाखों की संख्या बढ़ जाती है एक एग्ज़ाम फॉर्म भरने का कि हमें एडमिशन लेना है, लेकिन होता क्या है 66,000 लोगों का एडमिशन होता है, जिसमें कि वो गरीब छात्र इस यूनिवर्सिटी से छट कर ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एनसीवीएम में जाते हैं या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ के हालात हम जानते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल के हालात है, वैसे ही इनके ओपन यूनिवर्सिटी के हालात हैं, जहाँ पर अगर वो पढ़ के आगे बढ़ते भी है तो उनको करना क्या है, उनको मजबूरी में मजदूरी ही करनी पड़ती है। तो शिक्षा का जिस तरीके से हालात बिगाड़ा गया है लगातार, क्योंकि सरकार चलाने वाले जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ये दिखाई देता है। सरकारी स्कूल में छोड़ो, वहाँ का प्रिंसिपल का बच्चा सरकारी अपने खुद के स्कूल में नहीं पढ़ता। मैंने अगर अपने हाथ से कोई खाना बनाया और मैं ही नहीं खा रही हूँ तो कोई ना कोई डाउट तो करेगा ना कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो हम सबको कह रहे हैं हम बहुत अच्छा स्कूल बना दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया, सरकारी स्कूल के हालात सुधार दिया, तो ये हमें दिखाई देता है कि अगर हालात सुधर गए तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले दाखिला वहीं कराओ। कहने की बात है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे पढ़ लेगा तो लाखों रुपए क्यों डीपीएस में खराब कर रहे हैं माँ बाप। सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं, तुम्हारे बच्चे पे विश्वास नहीं है, पढ़ नहीं सकता है, क्या विश्वास नहीं है कि वो कहीं पे भी पढ़ लेगा। ये सिर्फ कहने की बात है। सीधी बात है कि वो बहुत ज़्यादा बुरे हालातों से आने वाले छात्रों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था में ढकेल दिया जाता है कि वो खुद ही अपने हालातों को ना सुधार पाए। गरीबों के पास कुछ नहीं बचा है, वंचित समुदाय से आने वाले बच्चों के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ शिक्षा मात्र बची है, जिसके माध्यम से वो अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिस तौर पे धार्मिक रूप से समाज में बार बार दंगे फैलाए जाते हैं उससे बच सकता है। लेकिन वही शिक्षा उनसे वंचित हो जाती है, वो शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं और शिक्षा ही नहीं पहुँचा पाते, जिसके माध्यम से वो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े रैलियों में शामिल हो जाते हैं, जिसमें पता नहीं है किस तरीके से वो सही है या गलत है। तो उनके पास शिक्षा नहीं पहुंची है। उनके हाथों में किताब, कलम और लिखने के लिए किताबें होनी चाहिए, पढ़ने के लिए कॉपी, मतलब सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में चाकू छुरी पकड़ा दिया जाता है। उनको मजबूरन शिक्षा से वंचित करने के बाद उनको ऐसे ढकेल दिया जाता है। तो ये सवाल बनता है कि बड़ा जो सेंट स्टीफन कॉलेज है, वहाँ पर जब CU सेट के तहत ये पता किया कि एंट्रेंस हो रहा है, तो एंट्रेंस के बाद वो अपना इंटरव्यू का क्यों प्रावधान जारी कर रहे हैं, क्यों ऐसा नोटिस जारी कर रहे हैं जिसमें 85% और 15% का रेशियो उन्होंने जारी किया है कि हम 85% में एंट्रेंस लेंगे, 15% में इंटरव्यू लेंगे। हमारा ये सवाल है 85% में या इंटरव्यू में कौन छात्र इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, कौन छात्र बड़े बड़े स्टीफन में, अभी तक का पुराना इतिहास देख लो, गरीब एक भी बच्चा नहीं पहुंच पाया। सरकारी स्कूल का किसी एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि हर साल 100% कट ऑफ निकलती है, हर साल 96 में सीट फुल हो जाती है, 90 तक आते आते सारा सीट फुल हो जाता है सेंट स्टीफन कॉलेज का। मिरांडा हाउस हो, स्टीफन हो, हंसराज हो, दौलत राम हो, ये हिंदू कॉलेज हो, इतने बड़े बड़े नामी जो कॉलेजेस हैं उसमें 80% तक तो कट ऑफ आती ही नहीं है। और 80% लाने वाले छात्र कौन से हैं? 80% सरकारी स्कूल से अगर हमारे आ जाए ना, प्रिंसिपल के बगल में, ऑफिस के बगल में हमारा फोटो लग जाता है कि ये टॉपर है हमारे स्कूल का। लेकिन टॉपर हम किस चीज़ के रह गए जब यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं हो पाया। आप कह रही हैं कि ये जो सारी लड़ाई है वो कास्ट और क्लास की है। देखिए, सारी लड़ाई हमारे समाज में कोरोना जो आपदा का समय था उसको अवसर में तब्दील करते हुए हमारी सरकारों ने एकदम अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिना छात्रों, बिना एजुकेशनल सेक्टर में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसी से भी कोई संवाद किए बिना पूरी तरह से आपदा को अवसर में तब्दील करते हुए नई शिक्षा नीति को आनन फानन में लागू कर दिया, जिसका साफ सा नतीजा ये है कि आज यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को मजबूर होना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी से जो अनुदान मिलता था, अनुदान की जगह अब उन्हें लोन मिलेगा, वो भी उनके रैंक के आधार पर मिलेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगतेगा? जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनकी रैंक कम है, जिनकी स्टैंडर्ड्स कम है,
उनको उतना कम लोन मिलेगा, उतना ज़्यादा वहाँ की फीस बढ़ेगी, उतने कम वहाँ पे प्रोफेसर्स अपॉइंट होंगे, उतनी कम वहाँ पर सुविधाएं होंगी, उतना ज़्यादा वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड गिरेगा। और जो बेहतर होंगे कॉलेज जैसे कि स्टीफेंस कॉलेज, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो बेहतर होंगे वो या तो खुद को ऑटोनॉमस कर सकते हैं या फिर वहाँ तक इस तरीके का सिस्टम रखा गया है। पहले कट ऑफ सिस्टम था जिसमें 100% कट ऑफ जाती थी, अब CUET से रिप्लेस कर दिया गया है कि जिसके पास कोचिंग सेंटर की फीस दे पाने लायक पैसा है वो कोचिंग करके यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक कर ले, और जिसके पास संसाधन नहीं है ना वो मजबूर होता रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज़ में वो इनफॉर्मल मोड में SOL डिस्टेंस लर्निंग में जो प्राइवेट मोड में चलते हैं, सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं, उनमें ढकेला जाता रहे। तो ये खत्म करने की ज़रूरत है। ये दोहरी शिक्षा नीति, हमारे समाज को दोहरी शिक्षा नीति की ज़रूरत नहीं है, हमारे समाज को समान शिक्षा नीति की ज़रूरत है, जहाँ पर ऐसा नहीं हो कि अमीर का बच्चा, वाइस चांसलर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है और उसी यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी का जो बच्चा है उसके तलवे घिस जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल की उसके बच्चे की फीस जुटा पाने के लिए। क्यों नहीं सभी को एक समान शिक्षा नीति वाले शिक्षा व्यवस्था का हक मिलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया है, वो बोले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे बच्चे इनोवेटिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। देखिए, मीठी गोली देने में हमारी सरकारें माहिर हैं। दिल्ली जो NEP का ड्राफ्ट है उसे कोई भी अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो आपको थोड़ा ध्यान से ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि जब वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अब सरकार पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह अपने रोल को पीछे ले जाते हुए पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स को प्रमोट करेगी। जो खराब हालत में स्कूल्स हैं स्टेट्स में, जिनकी हालत ख़राब है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोले जाएंगे। और यूनिवर्सिटीज़ में आप ऑटोनॉमी को प्रमोट करेंगे कि जो बेटर हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स, जिनकी रैंक बेटर है वो ऑटोनॉमस हो जाएं, जिनकी रैंक ख़राब है उन्हें उतना कम लोन मिलेगा। तो ऐसे में हमारे देश में पहले से ही ऐसी हालत थी कि हाशिए से आने वाले बहुसंख्यक समाज का जो हिस्सा है, जो छात्र हैं, उन्हें रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें बराबर की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। 8वीं के बाद ही बहुत सारे छात्र जो है ना, क्योंकि केवल राइट टू एजुकेशन 8वीं तक ही लागू होता है, एक बड़ा हिस्सा छात्रों का 8वीं के बाद ही बेदखल कर दिया जाता है फॉर्मल मोड एजुकेशन से। और यहाँ तो आप देख लीजिए 12वीं के बाद छात्रों की 13वीं हो जाती है, क्योंकि 12वीं के बाद ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के छात्र, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कट ऑफ निकलती है, 100% की कट ऑफ निकलती है प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हुए जो डिसाइड होती है, उसके बाद अब जो नया उसको रिप्लेस करते हुए उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक CUET ले आया गया है। ये साफ साफ सुनिश्चित करने का तरीका है कि जैसे पहले एकलव्य को और उसके जैसे कई लोग जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते थे उन्हें गुरुकुल से, उन्हें पढ़ने से वंचित रखा जा सके, उसी तरीके से आज भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुछ छात्रों को जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं उन्हें किस तरह से स्टीफेंस कॉलेज के गेट के बाहर, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बरकरार रखा जा सके, उनकी बेदखली जारी रखी जा सके। तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और यहाँ से आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और इस चेतावनी के साथ सौंपा है कि अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बहुत ही जल्द, अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम यहाँ पर इनडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी इन जायज़ मांगों को, बहुसंख्यक जनता की, छात्रों की इन जायज़ मांगों को मान नहीं लिया जाता, सुन नहीं लिया जाता। इन सब चीज़ों पे लेके आपका जो कॉलेज प्रशासन है उसका क्या रिएक्ट है? देखिए, कॉलेज प्रशासन इतना इनसेंसिटिव प्रशासन है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वही यूनिवर्सिटी है कि जब यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट की क्लास लगती है, SOL और NC की क्लास लगती है, उस दिन लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है कॉलेज की, उस दिन बाथरूम तक को बंद कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी बेशर्मी क्या होगी। ये वो छात्र हैं जो केवल अपनी फ़ीस के दम पर पढ़ पाते हैं, जिन्हें सरकार से कोई पब्लिक फंडेड एजुकेशन का ज़रा सा भी लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस मोड में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया ख़त्म हो सके। वो छात्राएं जब पढ़ने आती हैं हंसराज कॉलेज में, NC की छात्राएं पढ़ने आती हैं और कहती हैं कि हमें आप मार्कर दीजिए, वाइट बोर्ड पर हमें पढ़ने के लिए पहले मार्कर की ज़रूरत है टीचर को, तो उनसे क्या कहा जाता है, तुम पढ़ाई भी करती हो? उनसे कहा जाता है अपनी चौक और डस्टर घर से लेकर आया करो। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की एलीट यूनिवर्सिटी, प्रीमियर यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमें पढ़ाए लिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वहाँ पर ही उन्हें माना नहीं जाता है, वो हकीकत में पाए नहीं जाते हमारी शिक्षा नीति में। और उस कमी को दूर करने के लिए, बराबरी को लाने के लिए हमारा संघर्ष बहुत समय से हमने अलग अलग मुद्दों पर, गरीब छात्रों के मुद्दों को लेकर
ये संघर्ष हमने मजबूत किया है और आगे जाकर हम और ज़्यादा मजबूत करेंगे और अपनी मांगों को जब तक मान नहीं ली जाती हम अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे। ये देखिए, ये उसी विश्व गुरु की तस्वीरें हैं जिसका दावा करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि यहाँ पर छात्रों की स्थिति क्या है, कैसे शिक्षा के लिए लोग परेशान हैं, बेबस है, लाचारी से अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली थी अपनी बातों में कि 12वीं के बाद यहाँ छात्रों की 13वीं हो जाती है। सोचिए इस लाइन का जो दर्द है वो महसूस कीजिए कि कितनी दुखद और संकट का सामना कर रहे हैं हमारे छात्र। हम कैसे विश्वास करें कि हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो लड़ाई है वो कास्ट और क्लास की रह गई है, यानी जो एजुकेशन को लेके जो लड़ाई है, अब क्लास और कास्ट के बीच में छात्रों को बांट दिया है सरकार ने। ये हमें दिखाई देता है कि ये नस्ल भेद किया जा रहा है कि गरीब छात्रों के, गरीब परिवारों से आने वाले, वंचित परिवार से आने वाले जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनको सीधा सीधा धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। उनके लिए नाम मात्र के लिए हम कह देते हैं सीट है, उनके लिए नाम मात्र के लिए कह देते हैं स्कॉलरशिप है, उनके लिए नाम मात्र के लिए कह देते हैं कि लोन है। लेकिन कौन इसके पीछे भाग पाएगा? उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा भी सवाल लोगों तक बीच में पहुंचाने की ज़रूरत है और जनता को समझना पड़ेगा, छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि जो गरीब परिवारों से, जो प्राइवेट सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारी ये डिमांड है कि 20% डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाए ताकि वो पहले से ही अपने हालातों से बिछड़े हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी वो पढ़ने की इच्छा रखती हैं कि हम 10,000 5,000 से लेके इकट्ठा करेंगे और NC-WEB हो या SOL उसमें एडमिशन ले पाएंगे। उनके सपने तो बहुत है लेकिन सपने भी तोड़े जाते हैं। उन लड़कियों को, वो बस्तियों से जो निकल के आती हैं, वो डरी सहमी से जो मजबूरन लड़ झगड़ के निकल के आती हैं कि हम भी पढ़ने की इच्छा जाहिर करती हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें भी अपने हालात सुधारने हैं। क्योंकि हम अगर डिपेंड नहीं होंगे तो हम किसी भी चंगुल में फंस जाएंगे, किसी के भी अंडर में रहने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। हम अगर पढ़ नहीं पाएंगे, हम अपना सही गलत का अंतर नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं ले पाएंगे, तो काफ़ी सारी लड़कियों की 12वीं निकलते निकलते शादी हो जाती है। तो BA में अगर वो 1 भी % फेल हो गया बच्चा तो उनको घर बिठा लिया जाता है। हम लड़कियों की अंदर की जो भावना है वो कोई नहीं जानता है, वो कोई नहीं जानना चाहता है। ये सरकार सिर्फ कह देना चाहती है, बड़े बड़े अमीर लड़कियों की बातों को रिकॉर्ड करके मीडिया में, न्यूज़ में, अखबारों में दे देती है कि कितना अच्छा हो गया, कितनी लड़कियां न्यूज़ चैनल्स में पहुंच गई, कितनी लड़कियां डॉक्टर बन गई, कितनी लड़कियां टीचर बन गई, प्रोफेसर बन गई। लेकिन कितनी लड़कियां जो नहीं बन पाती हैं उनका सवाल कोई नहीं करता। कितनी बच्चियाँ बस्तियों में 2-2 घंटा रात में 2:30 बजे तक पानी भरने के कारण नींद नहीं ले पाती है, सुबह उठ नहीं पाती है, फिर छोटे छोटे बोरियों में भर भर के छोटे छोटे काम करने को मजबूर है। उनके हालात कोई नहीं जानता है कि आज हम मंगल ग्रह में पानी ढूंढने के लिए जाने को बहुत बड़ी क्षमता रखता है हमारा भारत देश। कह सकते हैं हमारा देश महान है, लेकिन बस्ती में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उन लड़कियों की छेड़छाड़ जैसी माहौल में वो पानी भरने के बाद भी पढ़ने की इच्छा रखती हैं। उसके बाद होता क्या है, NC-WEB में 15 तारीख को एग्ज़ाम है। NC-WEB में बच्चियाँ लगातार यहाँ पर लड़ने को आ रही हैं, मजबूर हो रही हैं पढ़ने के लिए। उनका कहना क्या है कि हम मुस्लिम परिवार से आ रही हैं, हमारे लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। हमारे माँ बाप हमें बोलेंगे कि अगर हम एक भी पेपर में फेल हो गए ना तो आप घर पे बैठो। उनसे कोई पूछेगा कि कैसे कैसे करके वो कहीं पे नौकरी करके 10,000 15,000 इकट्ठा करती हैं, अपने माँ बाप से लड़ झगड़ करके, इस समाज से लड़कर झगड़ के यहाँ तक पहुँच पा रही है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी उनके लिए साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है। हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है कि छात्रों को एक तरफ रेगुलर कॉलेज में 180 दिन का क्लास दिया जाता है, एक तरफ ओपन हो, SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो या NC-WEB हो, वहाँ पर उनको क्लास नहीं मिलती, रेगुलर क्लास नहीं दी जाती है, जिसके कारण वो बहुत सारी बच्चियां फेल हो जाती है और बहुत सारा आंकड़ा नीचे गिरता है। और इस तरीके से अगर हालात बढ़ते रहे तो प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहने को देश महान कहेंगे, हमारा देश महान नहीं होगा। हम कैसे कह दें भारत माता की जय, जब तक सारी माताएं पढ़ क्यों नहीं लेती। हमारा देश आज़ाद हुए बहुत साल हो गए हैं, 72 साल हमारे देश को आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी महिलाओं के पैरों में, मजदूरों के पैरों में, गरीबों के पैरों में, दलितों के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई है, जिससे वो अभी तक छुटकारा नहीं पा पाया, अभी तक शिक्षित नहीं हो पाया, जिससे कि वो अपने हालात, अपने परिवार के हालात और अपने माहौल का हालात सुधार पाए, जिससे छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से सांप्रदायिक दंगे में लड़ने ना पहुंच जाए। हम इस पर विचार करके सतर्कतापूर्वक न्याय पसंद लोगों के साथ पहुंच पाएँ और लड़ाई के साथ साथ अपनी शिक्षा को, हमारी आज सेंट स्टीफन में जो नोटिस जारी किया उसको वापस करने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक हर गरीब बच्चा, हर महिला, हर दलित, हर वंचित समुदाय, हाशिए के समुदाय से आने वाले छात्र तक या बच्चियों तक या उन बच्चों तक जो गली मोहल्ले में ऐसी गालियाँ देना सीख जाते हैं, उनके तक शिक्षा नहीं पहुँचती है, उनके स्कूलों की हालत नहीं सुधर सकती है। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या गरीब हो या चपरासी हो या अमीर हो या बहुत बड़ा गरीब इंसान हो या
किसी भी वीसी का बच्चा हो या इधर प्रोफेसर का बच्चा हो या यहाँ पे सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या गटर में उतरने वाले मजदूर का बच्चा हो या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बच्चा हो, उनको एक समान शिक्षा नहीं मिल जाती तब तक हम लड़ेंगे। क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं मिली ना तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अगर शिक्षा ही हमसे छीन ली ना तो गरीबों के पास कुछ नहीं बचा है हमें अपना हासिल करने के लिए। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूँगी और सबसे ये एक उम्मीद के साथ ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि शिक्षा के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी बस्तियों तक जाना पड़ेगा, ऐसे मोहल्ले तक, ऐसे इलाकों तक, ऐसी गरीब झुग्गियों तक पहुंचना पड़ेगा जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जहां तक यहाँ का प्रधानमंत्री कहता है कि हमने पहुंचा दिया। ये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि कितना दिखा करके हमारे सामने पर्दा डाला जाता है, उस पर्दे को हटाने की ज़रूरत है और सच्चाई जानने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगी। इंकलाब जिंदाबाद। ये देखिए छात्रों का दर्द महसूस कर पा रहे हैं और वो भी महिला होने के नाते। एक लड़की जब इस तरीके की बातें करती है तो अब देश की प्रगति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से विश्व गुरु का दावा करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। भारत की तस्वीरें तो कुछ और हैं, यहाँ पे शिक्षा के लिए लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है। सोचिए, अगर आप किसी राज्य से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं कि आपके राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है और किस तरीके से एजुकेशन का जो दावा कर रही है सरकार, क्या वाकई में आपके बच्चों तक वो शिक्षा पहुंच पा रही है। हमारी इन सब चीज़ों पे बातचीत कैसी लगी आपको, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि अब वाकई में शिक्षा से दूर करने का ST/SC माइनॉरिटी के समाज के बच्चों को दूर रखने की साजिश, षड्यंत्र तो नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। बच्चों को जो हाशिए पे खड़े बच्चे हैं, मध्य वर्ग से आए हुए बच्चे हैं, उनको शिक्षा से दूर रखने का। सिर्फ जज का बेटा जज ही बनेगा, लेटरल एंट्री की तरह कोर्ट में जिस तरीके से भर्ती की जाती है, UPSC में धांधलेबाजी की जाती है, अब उसी तरीके से कॉलेज में एडमिशन को लेके भी इस तरीके से गुंडागर्दी होगी, जातिवाद होगा, नस्लीय भेदभाव होगा और लिंग भेदभाव होगा। और आप इस वीडियो से आपके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, आर्ट फैकल्टी, दिल्ली।